शुरू हो गया। देखो पृथ्वी की अपन गतियां पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, है ना। एक तो आंतरिक गति और एक बहिर्जात गति। कौन सी होती है? आंतरिक गति और बहिर्जात गति। अब मेरे को आप ये बताओ आंतरिक गति कैसे पर और बहिर्जात गति कैसे? देखो आंतरिक गति कैसे होते हैं? आंतरिक गति को किस नाम से जाने जा रहे थे अपन? एंडोजेनेटिक फोर्स। किस नाम से? एंडोजेनेटिक फोर्स। और बहिर्जात गति मतलब बाहर की गति को किस नाम से? एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब एक बात बताओ, अब आपको कैसे पता लगे? जैसे मान लो आंतरिक गति क्या होती है, बहिर्जात गति क्या होती है? जैसे उदाहरण के लिए अपन है खुद, अगर मान लो अपने पेट में दर्द होता है तो अपन को दिखाई देता है क्या है? अपनी मांसपेशियां कैसे क्या काम करती है, छोटी आंख बड़ी आंख होती है, उसमें कैसे क्या काम करती है। पेट में दर्द हो रहा है, गुड़गुड़ हो रही है, बार लग रहे हैं, मतलब उकस पाकस हो रहे हैं। अब इसे के मान लो हो जाए उकस पाकस हो और गयो भाई है, तो वो क्या कौन सी गति हो गई? वो आंतरिक गति। पेट में भूख लग रही है, पेट कर रहा कूड़ 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 कूड़, आती है आवाज, कुडर 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 आवाज आती है? तो ये कौन सी गति होगी? एक तरह से एंडोजेनेटिक। कौन सी? आंतरिक गति। और बाहर की गति जैसे मान लो अपने ऊपर मक्खी डोल रही है तो ऑटोमेटिक तुरंत हाथ पहुंचता है, तुरंत उसको हटाते हैं। और कहीं खुजली चलती है अपनी तो बाहर की गति हो रही है वो, है? जैसे मान लो अपने बाहर के कोई लग जाए, बाहर अपने कोई लग जाए तो बाहर को अपने को दिखाई देती है, वो बाहर की गति होती है। ऐसे पृथ्वी के अंदर भी एक तो पृथ्वी की सतह के ऊपर की गति होती है, पृथ्वी की सतह के ऊपर, और एक होती है पृथ्वी की सतह के अंदर की गतियां होती है। और पृथ्वी के अंदर की गतियों से क्या होता है? ज्वालामुखी निकलता है, भूकंप आता है? और पृथ्वी की ऊपर की गतियां कौन कौन सी होती है? जैसे बहिर्जात बल कौन कौन से होते हैं? अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है? जैसे मान लो हवा चलती है, हवा चलती है तो आप देखते हो कि हवा के अंदर कभी कभी भगोड़ा भी चलता है। हवा के अंदर मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रही है, मिट्टी के कण उठते हैं, जस्ट उठते कि ऐसे करते रह गया दूर को भाई। कोई भी साधन आपके पास से, रोड पे आप मान लो रास्ता जा रहे हो, रास्ते में स्कूल से घर जा रहे हो, और जैसे आपके पास में से साधन गुजरेगा तो हवा के माध्यम से दूसरे दूर के कणों को लेके आएगा आपके पास में। तो क्या कर दिया? वहां से उठा के उन चीज को अपर्दन कर दिया, उस चीज को घिस दिया, घिसा आती है ना। तो एक तो अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा वो वहां से उठा के लाके उसको कहां डाल दिया। जैसे मान लो आप अपने स्कूल में अपन झाड़ू निकालते हैं, यहाँ क्या करते हैं? मान लो जैसे धूल के कण आए और यहाँ पे निक्षेपित हो गए। निक्षेपित मतलब यहाँ पे आके जम गए, है ना। तो ये तो क्या हो गया? बाहरी, ये ऊपर का अपन को दिखाई दे रही है बाहर की गतिविधि है। दूसरी होती है नदी का बहता जल। मान लो उदाहरण के लिए जैसे अपने स्कूल के इधर पास में नदी, मान लो एक नाले पड़े हुए हैं इधर, है ना। अब इन नाले देखो, अब आपने शुरुआत में बरसात के दिनों में पानी बहता है, जैसे बरसात आई, बरसात का पानी बहने लगा, और जैसे बहने लगता है तो अपने मकान पे और डोला कट जाते, खेता का डोला कट जाओ, डोला कटे जाए, कौन कटे? कट जाते ना, डोला कट गए। दूसरी बात, जैसे मकान में से कहीं कहीं जगह खुर्रा रहता है, वो सही ढंग से नहीं होता तो वहां से मिट्टी कट जाती है, कटती है नहीं कटती है ना। वो तो छोटी छोटी भी तरीकाएं आ गई। अब मान लो, अब आप सोचो एक साथ बहुत बड़ा नदी का जितना पानी आ जाए तो मतलब वहां से क्या हो जाएगा? अपना मकान आए सब बह के गए, बहते नहीं बहते? अरे कोई नदी में मकान बना तो बहेगा ही नहीं बहेगा? बहेगा। अगर नदी अपना रास्ता खुद ही बनाती है ना। मान लो नदी पहले, जैसे उदाहरण के लिए बरसात में पानी गिरा के वो ऑटोमेटिकली वहां बहने लग गया, तो धीरे धीरे वो जगह पे गड्ढा कर देता है और नाली सी बना देता है ऑटोमेटिक, खुद ही बहने का रास्ता खुद का खुद ही बना लिया ना, है ना। ऐसे एक तो बाह्य अपर्दन में कौन सा? जल अपर्दन कर रहा है। दूसरा समुद्री तरंगे। समुद्री तरंगे कैसे करेगी? जैसे मान लो समुद्र के आसपास के जो इलाके होते हैं तो उन इलाकों पे क्या होती है? समुद्र की जो लहरें होती है ना, वो लहरें आती है, समुद्र की लहरें। और समुद्र की लहरें जब समुद्र के किनारों से बाहर जब सुनामी वगैरह आती है तो उनकी तरंगों के माध्यम से जब बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल के जब या तो उनके किनारों से टकराती है तो किनारों का अपर्दन करती है ना, या तो किनारों का अपर्दन करेगी या फिर किसका अपर्दन करेगी? या बाहर में जो भी कहे उनको आप बाहर के वापस अंदर के ले जाएगी। इस मान लो एक ही जगह बार बार पानी टपकता रहता है तो वहां से गड्ढा हो जाता है, नहीं हो जाता है? होता है ना। अपनी टूटी लगी हुई है बाहर स्कूल में, है ना, तो स्कूल में टूटी के नीचे देख लो, वहां पर गड्ढा हो जाता है, पानी जहां गिरता है,
क्यों, पानी जहां से टकराएगा वहां पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दूसरी बात हिमनद, हिमनद का मतलब होता है जहां बर्फीले इलाके होते हैं, जहाँ पे हिमालय पे और जैसे ध्रुवों के ऊपर जैसे जैसे बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलते जिन जिन जगहों से आती है तो वो क्या होते हैं, तो वहां से बिल्कुल एक धार बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप कहीं भी पर्वत देखा है, आप लोगों ने सबने देख रखा है पर्वत, है पर्वतों पे जैसे मान लो कई कई जगह नदी निकलती है, तो वो नदी जहाँ से वो पानी आता है ना, वो सब बिल्कुल एक नाला सा बन जाता है। और उसके नीचे मतलब आप देखते हो तो कांकरे होते हैं, कंकर जो बिल्कुल गोल गोल से पत्थर हो जाते हैं, और वो जो बजरी का सा निर्माण हो जाता है उसके अंदर। ये क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। ये किन से पानी, नदी हिमनदों से पानी से, है ना। ये तो कौन से हो गए, बहिरी जात, ये तो अपन को दिखाई देते हैं, सब दिखाई दिए कि नहीं दिए। पवन से हुआ, हवा से, वो भी अपन को दिखाई दिया। समुद्री तरंगों से हुआ, वो भी अपन को दिखाई दिया। और हिमनद से हुआ, हिमनद मतलब ग्लेशियर, हिमालय से, बर्फ से, इनसे, वो भी अपन को दिखाई दिया। और नदी से बहता हुआ जल से हुआ, वो भी अपन को दिखाई दिया। और अपर्दन और निक्षेपण हुआ, वो भी अपन को दिखाई दिया। अपर्दन का मतलब कटाव होना किसी चीज का, है ना। और निक्षेपण का मतलब वो कटाव के कहां जम रहा है, वो ये दिखाई दिए। लेकिन आकस्मिक बल जैसे, अंतरजातीय बल जैसे, अपन का पेट में दर्द क्यों हो रहा है, अपन को दिखता है क्या? और देखो शीशा लेके देखो, और भाई देखो कैमरे में देखो, है, या फिर कोई दूरबीन से देखते हैं, कैसे नहीं दिखता ना। वो क्या है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आइडिया लगाते हैं। वैसे ही अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि यार बेटा कल जिमने में गया था, 2-4 रसगुल्ला ज्यादा चेप लिया है। अरे बेटा जब तो गुलाब जामुन ज्यादा चेप है उन्हें, है। अब अभिषेक को शादी चले गो रूडम बल गो रहे यार, आप तो इन्हें ध्यान पड़ गो, काल जिम वो चूंड भाई साहब, अरमान आज रोटी मत खा बिल्कुल, काल रसगुल्ला की काय करनी चाहिए, तरसल्ला का तरसल्ला खाली करनी चाहिए। अब बेटा 2 दिन से रोटी कौन खाया, और उन्हें जार दबार चेप लिया निका, अब दबार चेप लिया, घर आर पहुंच गया। अब अरे माल तो कौन पड़े, लेकिन जैया घर आया, अरे कचो अभिषेक मार तू पेट में खाना कहीं हो गए, अरे मान अरे यार मार भी हो गए थे यार, है। अब ही बेटा का धीरे 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 पेट में और तेज दर्द हो गया। अब गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को बोले कि साहब मार तो पेट में दर्द हो रही, कब को अबार ही बला के कैसी हुआ साहब पतो ही को न खाने कहीं हुई। अभी बेटा डॉक्टर ने खैरिया को ने भाई मैं 2 दिन से भूखा रह रहा हूँ, चेपे दबार गुलाब जामुन। अब डॉक्टर आइडिया कर रहा है कि यार अभी गर्मी पड़ रही है, हो सकता है इस वजह से इसके पेट में दर्द हो गया। अब 1 दिन हो गया, मान लो थोड़ी सी दवाई ले लिए, फायदा है नहीं हुआ, है। और फिर जैसे सुबह फ्रेश होने गए और आराम से दस्त लग गए बेटों के सुबह, और दस्त लगते ही इनके क्या हो गया, पेट साफ हो गया और आराम से स्वस्थ हो गए, हैं। तो बीमारी क्या थी, उसका आइडिया डॉक्टर ने आइडिया से लगाया। वैसे अपनी पृथ्वी के अंदर भी आंतरिक गतिविधियां होती रहती है, तो उनका अपन क्या लगते हैं, क्योंकि अपन पृथ्वी के अंदर तो आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, क्योंकि अधिकतम जो दक्षिणी अफ्रीका की जो खान है वहां पर अपन 4 किलोमीटर तक की गहराई खोद पाए, और एक आर्कटिक है जहां वहां पर अपन ओनली कोला नामक जगह है ना, वहां पर 4 किलोमीटर तक, और एक जगह 11 किलोमीटर तक की खुदाई कर पाए, इससे ज्यादा नीचे गए नहीं अपन। क्योंकि पृथ्वी की गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। मतलब पृथ्वी का जो केंद्र है ना, केंद्र है मतलब पृथ्वी का जो बीच का केंद्र, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप एक मतीरे की बात करें थे, जैसे मतीरे में से अपने एक कापी निकाले, तो उस कापी की जो बीच की जो दूरी है उसकी, वो कितनी है, 6371 किलोमीटर, है ना। तो अपन उसके तक पहुंच तो पाए नहीं। अब अपन क्या आइडिया लगा लेते हैं कि यार हो सकता है कि ऐसी भूकंप आ रहा है, तो हो सकता है ये गतिविधि हो रही होगी। अपन ने जस्ट पहले सियाल, सीमा, निफे, कृष्टि ये पढ़े, तो इनके आधार पर पता लगाते हैं कि सियाल के अंदर तो क्या थी, ठोस, फिर सीमा के अंदर थोड़ा सा तरल आ गया, जैसे हलवे की तरह। सीरा की बात कर रहे थे अपन, जैसे राबड़ी या खींचड़ी जैसे लात फेंकती है वो जानते हो ना कैसे लात फेंकती है वो, है ना, वो बिल्कुल ठाड़ी रहती है ना, वैसे मतलब गाढ़ा धर्म मैग्मा है, और वो आपस में उसमें क्या होता रहता है, वो घूमता रहता है उसके, और जैसे उसके नीचे चलेंगे तो उसके नीचे और भी तरल पदार्थ आ जाएगा, है ना। कोर के अंदर ज्यादा तरल है, उससे ऊपर थोड़ा सा गाढ़ा है, और फिर उससे ऊपर बहुत ज्यादा गाढ़ा है। और उसके बाद में अपन लगाते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन।
है ना। भूस्खलन कैसे आता है, जैसे मान लो पृथ्वी के अंदर कोई भी जगह है वो ऑटोमेटिक नीचे धंस गई। अब नीचे धंस गई क्यों, जैसे मान लो अपन ने बात की क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर के अंदर थोड़ा सा तरल कैसा पदार्थ आ गया, थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ आ गया। फिर उससे ऊपर जैसे मान लो उससे ऊपर थोड़ा सा तरल आ गया, फिर उससे ऊपर गाढ़ा आ गया। तो अपन ये बात हुई कि भूस्खलन के अंदर जैसे पृथ्वी के अंदर भूस्खलन आ गया, जैसे मान लो कहीं पे ज्वालामुखी निकल गया तो पृथ्वी की गैस बाहर निकल जाती है, तो वो चट्टानों के बीच में तो जगह हो गई। अब एक बात बताओ, अपनी बोल है, बोल के अंदर से गैस निकल जाए पूरी तो पुश होगी कि नहीं होगी, एक जगह से मोचा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वैसे क्या होता है, जैसे हम उसकी गैस वैस ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलती है तो वो क्या करता है, भूस्खलन आके वो जगह पर जाके ऑटोमेटिक दूसरी जगह बैठ जाते हैं। दूसरी बात, आप जल को निकालते हो बाहर। अरे एक बात बताओ, जमीन के अंदर जल बाहर निकाल रहे हैं अपन, हैं दोहन कर रहे हैं दबा के, तो जल आवश्यकता से जो जिस मात्रा में इसमें रिस के जाता है उससे ज्यादा मात्रा में अपन दोहन कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर मान लो जगह को पूर्ति करनी है पृथ्वी को, तो उस जगह की पूर्ति कैसे हो पाएगी, और उसके अंदर वजन भी बढ़ता जा रहा है। एक जगह के मान लो जैसे ये जगह समतल है और यहाँ से दूसरी जगह से चीजें ला के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन निर्माण कर रहे, तालाब वाला बना रहे, बड़े बड़े भारी चीजें बना रहे हैं, तो इस जगह पर वजन बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर पहले मकान नहीं था, कोई मकान बहुत बड़ी बस्ती बढ़ चुकी है, यहाँ पर और 50-50 में मिल के मकान हो गए, तो उस जगह पर तो क्या वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ गया और उसके जगह का पानी भी निकल गया, तो वो बीच में पोल वो तो भरेगी कैसे, तो उसके अंदर क्या आएगा, भूस्खलन आ जाएगा वहां पे, और भूस्खलन आके वो क्या हो जाएगा, जगह पूरी होता है फिर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तो ये क्या होती है, पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां होती है। अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी। अभी आंतरिक गतिविधियां समझ गए आप, पृथ्वी की दो प्रकार की गतिविधियां होती है, एक तो कौन कौन सी, आंतरिक गतिविधियां, और एक कौन सी, बाहर की गतिविधियां। आंतरिक गतिविधियों को किस नाम से जाने जाएंगे, एंडोजेनेटिक फोर्स। किस नाम से, एंडोजेनेटिक फोर्स। और बाहर की गतिविधियों को किस नाम से जाना जाएगा, एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सो और एंडोजेनेटिक। अब मेरे को आप उदाहरण बताओ, मतलब पृथ्वी की एंडोजेनेटिक गतिविधियां कौन कौन सी है, आंतरिक गतिविधियां, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये आंतरिक गतिविधियां है। ये भाई ज्वालामुखी ये सब पृथ्वी के अंदर जो गतिविधियां होती है, तब जाके इनका बाहर में दर्द होता है ना। जैसे पेट में अंदर हो रहा था, तब जाके अपन को लगा कि यार पेट में तो दर्द हो रहा है, अंदर गतिविधियां, अंदर परेशानी होती है, जब जाके दर्द होता है ना। वैसे ये पृथ्वी के अंदर की गतिविधियां होती है। और जैसे मान लो बाहर की गतिविधियां कौन कौन सी थी, हिम नदी से अपरदन, अपक्षय है, निक्षेपण, पानी से नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्री तरंग के द्वारा, है ना। अब आप ये देखो, अपन ज्वालामुखी की बात करें, अब इनके एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, भूपर्पटी। अपन ने बात की थी कल कौन कौन सी, भूपर्पटी की, फिर पर्पटी से नीचे क्या था, शियाल, सीमा और फिर नीफे। तो भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, जैसे मान लो अपन ने अभी बात की, सबसे नीचे थोड़ा सा मतलब गाढ़ा पदार्थ पाया जाएगा हलवे की तरह, उससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा तरल पदार्थ पाया जाएगा, और फिर उससे ऊपर कठोर अपन भूपर्पटी आएगी। भूपर्पटी का मतलब जो ऊपरी सतह है। अब ऊपरी सतह के अंदर कोई छेद होगा तभी जाके तो अंदर से गर्म लावा बाहर निकलेगा, या तो कोई दरार चलेगी, भूकंप के माध्यम से दरार होगी, तब जाके क्या निकलता है, ये अपने पर्वतों का निर्माण ये सबके नीचे होता है ज्वालामुखी के माध्यम से। आप सोचो, ये जो भी अपने पास डूंगर दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ क्या आया था, ज्वालामुखी आया था, और ज्वालामुखी से वो लावा निकला था बाहर, वो गरम लावा निकल के, और ये क्या हुआ, अपन ने कल बात की थी कि या तो ठंडा लावा आएगा तो क्या हो जाएगा, वो मतलब पतला लावा आएगा तो दूर तक फैल जाएगा, है ना, पर्वत बनेगा, लेकिन वो बहुत पठार बन जाएगा। वो पठार का मतलब जो कम नीचा रहता है, और जो गाढ़ा लावा आ रहा है तो क्या होता है, ऊपर के ऊपर बनता जाता है, ऐसे बनता जाता है ना। तो भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे एक ज्वालामुखी के अंदर सबसे पहले मेंटल से निकलेगा, मेंटल से फिर पर्पटी को क्रॉस करेगा, और पर्पटी को क्रॉस करके उसके अंदर
क्रेटर के माध्यम से गैस, राख और उसके अंदर कई कण बाहर निकलेंगे। उसके अंदर उसका निकास किसके माध्यम से होता है? उसका रास्ता को क्या कहते हैं? वेंट। क्या कहते हैं? वेंट। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। और इस प्रकार से जैसे अपन ने अभी बात कर रहे थे जस्ट पहले, एक अपन वो लेंगे भगोना, भगोने के अंदर पानी गर्म करेंगे तो पानी जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो अपन वो पानी मतलब एक जगह स्थिर रुकता है, दिखता है क्या? जैसे ठंडा पानी वैसे दिखता है क्या? वो पानी हम लोग को चलता हुआ दिखता है, जैसे मतलब गति करता हुआ दिखाई देता है ना? जैसे मान लो उसके अंदर चाय की पत्ती पटक दे तो चाय की पत्ती एक जगह नहीं रुकी, वो चारों तरफ भागती दिखेगी, चाय की पत्ती दिखती है ना? वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक सतह भी क्या होती है? ऐसी गति करती रहती है। जो अपन ने तरल पदार्थ की बात की थी, वो पदार्थ ऐसे गति करता रहता है। अब एक बात बताओ, चाय के ऊपर जब थर आ जाती है ना, तो थर आ जाती है, जैसे मान लो थोड़ा सा ठंडा रहा, थर आ गए, अब जैसे मान लो ज्यादा गति करने लगी तो थर भी फट जाती है ना? वैसे अपनी ऊपरी क्या है? परपटी है। अब मान लो ज्यादा गति करती है, ज्यादा गति हो जाती है तो वो क्या है? थर फाट गए और ऊपर निकल जाती है ना? चाय में से निकलती है, नहीं निकलती है? वैसे ही ये ज्वालामुखी भी फट के और बाहर निकलते हैं। और ये जैसे चाय की पत्ती गति करती है, चाय का वो दूध अपना गरम करते हैं तब वो गति करता है ना, वैसे इसके नीचे पृथ्वी के अपनी प्रपट्टी के नीचे ऐसे पदार्थ है जो भी पदार्थ हो बिल्कुल तरल अवस्था में पाया जाता है और वो क्या करता रहता है? ऐसे गति करता रहता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता रहता है और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। और जैसे ही वो कंपन करता है और वो कंपन अपने पास तक ऊपर तक आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अगर वो अपन को अपने हिलना महसूस कर ले तो उसे क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे उद्गम केंद्र कहेंगे, अर्थात उसे फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस या उद्गम बिंदु। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसे निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहेंगे। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर, और उद्गम मान लो ये नीचे है, नीचे से निकलना शुरू हो गया, जहां से शुरुआत हो गई उसको तो क्या कहेंगे? उसको उद्गम केंद्र है ना, फोकस। और जहां वो आके वो जमीन को आके, जैसे मान लो यहां से नीचे से फटा और ये अपनी टेबल के ऊपर आपकी या टेबल के ऊपर परत फट जाएगी, ये नीचे से निकला ना और यहाँ अपनी टेबल की परत ऊपर से फट जाए तो ये क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र, अर्थात एपिसेंटर। क्या कहलाएगा? एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहलाएगा। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर, और यहाँ पर जैसे ही अब एक बार बताओ, ये जैसे ही अपनी एक टेबल की परत फटेगी तो पूरी टेबल हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी ना। तो वैसे जैसे पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत टूटती है ना तो उसमें सारी कंपन करती है। जैसे लहर चलती है ना पानी में, पानी के अंदर लहरें चलती है। लहर सबने देखा है, एक पानी के एक तालाब के अंदर या आप एक गमले के अंदर, भरे हुए गमले के अंदर या तो एक गिलास डालो या एक पत्थर डालने पर जैसे ही वो पानी बाहर छिलकता है ना, वो लहरें ऐसे ऊपर नीचे होती हुई चलती है। वैसे ही ये भूकंपीय लहरें भी गति करती है। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र के कंपन भार की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। और अधिकेंद्र के, और जैसे मान लो एक बात बताओ, भूकंप यहाँ आया मान लो, तो जहां से फटी है जमीन वहां पे ज्यादा नुकसान होगा, उससे काफी दूर फटी है जहां पे नुकसान होगा, सीधी सी बात है, वहां पे तो बहुत तेज गति से आएगा, है ना? हाँ। अतः अधिकेंद्र के निकट भाग पर सर्वाधिक हानि होगी एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं ना, वो एक बार बताओ, पानी में जहां से अपन पत्थर डाले थे वहां तो शुरुआत में बहुत ऊंचा पानी उछलेगा, और जैसे वो लहरें दूर दूर तक जाती है तो धीरे धीरे आराम से धीरे पूरी समाप्त हो जाती है। आखिर तक जाते जाते तो क्या होता है? उनकी गति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है ना, बहुत धीरे हो जाती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और भूकंप की उत्पत्ति इस प्रकार होगी। अब जैसे आपको उदाहरण के लिए, जैसे देखो, आप एक बर्तन ले और उसे जल से भरकर ढक्कन से क्या कर दे? बंद कर दे। ढक्कन से बंद करने के बाद जब जल गर्म करने के लिए रख दे और ढक्कन से बंद कर दो और उसको क्या कर दो? गर्म करने के लिए रख दो। भाई साहब,
और अब कुछ मटर चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। आप क्या देखते हैं कि जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अपन दूध गर्म करते हैं, चाय गर्म करते हैं, या फिर मान लो अपना कुकर को यूज लेते हैं। अरे कुकर को जैसे जैसे गर्म होता जाता है वैसे सीटी बजने शुरू हो जाती है ना, है। और जैसे ही मान लो अपन दूध गर्म कर रहे हैं, या फिर अपन खिचड़ी बना रहे हैं, या फिर अपन रबड़ी बना रहे हैं, या फिर अपन मान लो कोई हलवा बना रहे हैं, तो अपन मान लो उसको सीजने के बाद, या फिर सब्जी बना रहे हैं, सबसे अच्छा होता है सब्जी बनाते हैं तो मान लो उसके ऊपर क्या कर दिया, ढक्कन रख दिया। अरे भाई छोड़ दे रहा हूँ, ढक दो रे छोरा, जल्दी सीख जाएगा, है। इस वजह से ढकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका उसी में रुकी रही। और जैसे जैसे वो ज्यादा गर्म होता जाता है और उसके ऊपर जैसे मान लो अपन ने कोई गेहूं के दाने रख दिए, मटर के दाने, कुछ भी आपके पास जो भी छोटे हल्की हल्की चीज रख दो, और जैसे ही वो सब्जी उबलने लगेगी तो वो ऊपर के दाने भी फुदकने लगेगी, डांस करने लगेगी उसके ऊपर ही। करते ही नहीं करते हैं ना। तो बस जैसे ही जल उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी थी उनमें क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है, और दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन में ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी बात जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है। और इसी भांति पृथ्वी में भी कंपन होता है। जैसे जैसे ज्यादा उबाल हो गया, नीचे ज्यादा गर्म हो गया, तो ऑटोमेटिक वो ऊर्जा बाहर निकलेगी और वो ऊर्जा जहां से हल्की परत रह जाएगी। और जैसे मान लो जिधर से, हाँ भाई इधर से चाल निकल गई, तो उधर से क्या होगा, जैसे सब्जी उपड़ के बाहर निकल जाएगी, या फिर दूध उपड़ के बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। जहां से नीचा हुआ, हाँ इधर से नीचा, इधर से निकल गया, दूध निकल गया बाहर। तो अब देखो, भूकंपीय तरंगे भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे, पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अब देखो, भूकंप की तरंगे अपन ने 3 प्रकार की पढ़ ली है। ज्वालामुखी से भूकंप पैदा हो रहा है, और भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे होते हैं। जैसे उदाहरण के पहले होगी पी तरंग, फिर होगी एस तरंग। मुख्य रूप से 2 तरंगे होते हैं, पी और एस। कौन कौन सी? पी और एस। पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। कौन सी तरंग? पी तरंग। पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पार कर जाती है। कौन सी तरंग? पी तरंग। जबकि एस तरंग तीनों अवस्था में पार नहीं कर पाती। कौन सी तरंग? एस तरंग। और धरातलीय तरंग खाली धरातल के ऊपर आती है, और ये सबसे विनाशकारी होती है। क्या होती है? विनाशकारी। धरातलीय तरंग से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। धरातल पर जब तरंग आती है ये, तो ये सबसे ज्यादा क्या करती है? नुकसान करती है। मकानों को ढाने का काम कौन करती है? धरातलीय तरंग। अब देखो, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इससे प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। भूकंप का अपन हो सकता है, देखो पहले पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, है ना, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, इससे बचने के तैयार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए इससे प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल कराना। नहीं, जैसे मान लो अपन कुछ बात के लिए, जैसे मान लो अपने दादाजी मान लो अपने दादाजी दादी जी, जैसे उदाहरण के लिए छूट से रहो आ तो चीटे अंडोलेर 12 निकल रही, मतलब काया वाली चे बरसात वाली चे। अब वो देखो चीटिया ने देख के लगा ले कि भाई साहब आज तो बरसात आवली, बेजा होगी। अरे यार अभिषेक आज तो गर्मी लाग रही है भाई, बहुत तगड़ी, आज तो मुंह रोड़ो चे भाई बरसात आवली तगड़ी। होता है नहीं होता है, अंदाज लगा लेते हैं ना बड़े। वैसे ही क्या है, कुछ चीजों से अंदाज, इसका हल्का फुल्का अंदाज लगाया जा सकता है भूकंप का। कैसे? जैसे मान लो तालाब में मछलियों में उत्तेजना, अगर मछलियों में अगर जब भूकंप आने की स्थिति होती है ना, तो मछलियों में खड़बड़ाहट मच जाता है। क्या बच जाता है? खड़बड़ाहट जानते हो सब? खड़बड़ाहट जैसे मान लो भगदड़ मच जाती है ना, वैसे हो जाता है, तो मतलब भूकंप आने वाला है। मछलियों को देख के लगा सकते हैं। दूसरा काम, सांपों का धरातल पर, और सांप सब ज्यादातर जिन क्षेत्रों में सांप रहते हैं, वो सांप ऑटोमेटिक धरातल पर निकल के आ जाते हैं। धरातल का मतलब बिलों से बाहर निकल जाते हैं सांप। उसका मतलब क्या है भाई साहब, भूकंप आने वाला है, अरे सावधान हो जाए।
लेकिन अब सांप को कहाँ ढूंढ नहीं जाए, है ना भाई। ये काम तो सपेरे कर सकते हैं, लेकिन इन माध्यमों से अपन आइडिया लगा सकते हैं भाई भूकंप आने की क्या है संभावना की। देखो भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया और इसके अंदर स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुई। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की क्या हो गई, मौत की आशंका है। उसके बाद भुज में निराशजनक राहत। भूकंप में 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि नहीं पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक हो गई। एक बार होता है भूकंप आ गया वहां तक है, तो उस समय संसाधन कम थे, तो वहां पर सामग्री पहुंचाने के मर गए बेचारे लोग बाग। 971 छात्र और 31 छात्र, लगभग हजारों आदमी मर गए हैं। तो वहां पर उनके पास अभी तक उनको दबे हुए हैं, कहाँ दबे हुए हैं, कितनी बिल्डिंगें दब गई, वहां पर उनको निकाल पाना मुश्किल हो गया है। अरे उस टाइम की बात है, अभी की नहीं बेटा। और निराशजनक राहत भी नहीं पहुंचा पाई यार। अब लोगों को कितने लोगों को पहुंचाई अपन, अब इतने साधन नहीं थे उस समय जो लोगों को इतना संसाधन पहुंचा सके। भुज की तबाही ऐसी कि फोन लाइनें, जल की पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। और भूकंप आने से क्या होता है, जैसे मान लो जोरदार भूकंप आ गया तो अपने जो भी बिजली के पोल वोल खंभे दिख रहे हैं रहेंगे क्या, ऐसे कैसे सब ढह जाएंगे। बड़ी लैंड के खंभे में सब ढह जाएंगे, मकान ढह जाएंगे, रोड वो ये टूट जाएगी है, रेलवे लाइन है वो टूट जाएगी, जो फोन के टावर वावर लगे हैं ये सब ढह जाएंगे। और फिर अब बताओ सूचना किससे देंगे। अगर मान लो कोई आसपास गलती से कोई बंदा है, तालाब है, नदी है, तो उसका रास्ता टूट जाएगा और वो अपनी बाढ़ हो रह जाएगी वहां पे। समझ रहे हो मामला। भूकंप का मामला तो खराब है, समझ रहे हो बात। तो भूकंप की तबाही ऐसी हुई, शहर में आग लग गई। आग कैसे लग गई, मान लो बिजली का तार टूट गया और कोई गैस चूल्हा चल रहा है और उसमें आग लग गई, बताओ। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति घोषणा कर दी। अब क्या करें भाई, इतनी सारी दुर्घटनाएं हो जाए तो वहां पे आपातकाल करेंगे, वहां पर शासन कैसे चलाए भाई। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील है। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी और ये इनसे क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। और आज अपन ने भूकंप के बारे में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, भूकंप को मापने का यंत्र देखते हैं अपने। भूकंप का मापन भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, भूकंप लेखी, सीस्मोग्राफी। और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पर। किस पर मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 से अधिक होती है उसकी वस्तुओं को गिरने क्षति पहुंचता है। और जिसकी 0.2% ही रहेगी उससे नुकसान नहीं, उसका तो पता ही नहीं लगेगा। सो रहते और पता नहीं आया उधर कब आया वो। ऐसे तो कई हजारों भूकंप आते हैं। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5% या उससे अधिक रहेगी उसमें क्या होता है, जैसे ऑटोमेटिक अपना एक जग रखा हुआ है, अपना एक पेन रखा है, मार्कर रखा हुआ है, ये मार्कर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, टेबल हिलने लग जाएगी, ऐसे हिलने लग जाएगी। 5% तीव्रता का जाए तो। और वह वस्तुओं को गिरने में क्षति पहुंचा जिसका भूकंप तीव्रता 6.6% अथवा उससे अधिक होती है तो वो क्या होती है, बहुत शक्तिशाली होते हैं। और जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक होती है तो वो और भी शक्तिशाली होती है। इसमें तो क्या मकान सब गिर जाते हैं, है ना। 7% की तीव्रता वाले से अधिक भूकंप में तो क्या है, मकान सब गिर जाते हैं। ओके, धन्यवाद आज के लिए।